हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज के हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इसका नाम है मन और मोहन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसमें हम कुछ नए पॉइंट्स भी सीखने वाले हैं जो कि इसके पहले के क्वेश्चंस में अभी तक नहीं आया था। इसमें जो हमारा समायोजन दिया हुआ है, इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो अभी तक हम लोगों ने किसी भी सवाल में नहीं किया है और ना ही वो किसी उदाहरण में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और जो भी समायोजन मैं आपको समझाता हूँ उसको ध्यान से समझना कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा सवाल। और इस सवाल को शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके पहले के सम्स नहीं किए हैं, तो वो जरूर कर लेना ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। और साथ ही साथ कोशिश ये करना कि सभी लोग अच्छे से जो हमारे खाते बनते हैं उन सभी का फॉर्मेट अच्छे से देख लें, ठीक है, अच्छे से सीख लें। तो उसके लिए आप लोग एक काम करना, जो हमारा प्लेलिस्ट दिया है उस प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छे से सारे जो हमारे यहाँ पे नमूने बनाए हैं मैंने, यानी कि जो प्रारूप बताया है, उनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास और एक एक करके हम समायोजन सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें सवाल सॉल्व करना होता है। तो बढ़ते हैं समायोजन की तरफ। तो पहला समायोजन लिखा हुआ है, अंतिम स्टॉक की कीमत 80,000 है जिसकी बाजार कीमत 10% अधिक है। क्या लिखा है कि अंतिम स्टॉक की बाजार कीमत कितनी है, 10% अधिक है। देखो सवाल में याद रखना, जब भी कहीं भी ऐसा लिखा हो कि स्टॉक की कीमत अधिक है, क्या लिखा हो, स्टॉक की कीमत अधिक है, तो उसे हमेशा क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। कट का मतलब यहाँ पे है, मेरा मतलब है इग्नोर करना है, ठीक है, या उसको माइंड में नहीं लेना है। जैसा कि मैंने इसके पहले की क्लास में भी समझाया था कि स्टॉक की हिसाब से दो चीजें दी होती हैं, एक लिखा रहेगा कि कीमत अधिक है और एक लिखा रहेगा कीमत कम है। तो जब कीमत कम है लिखा हो तभी हमें उसे एक ध्यान में लेना होता है, तभी हमें गणना करना होता है। और अगर सवाल में लिखा हो कीमत अधिक है तो उसे हमें इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, समायोजन का जो बेसिक है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हमें इसकी एंट्री कैसे करनी होती है वो भी समझना जरूरी है। तो चलते हैं समझते हैं कि अंतिम स्टॉक की एंट्री कैसे करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा जो पहला समायोजन है, ठीक है, और पहला समायोजन किस चीज का है, अंतिम स्टॉक का है। किसका है, अंतिम स्टॉक। और अंतिम स्टॉक की वैल्यू कितनी है, तो अंतिम स्टॉक की वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे, तो अंतिम स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 80,000 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंतिम स्टॉक 80,000, राइट। लेकिन हमें इसकी एंट्री कहाँ करनी है, तो हमें पता है कि अंतिम स्टॉक की एंट्री जो होती है वो दो जगह होती है। कौन कौन सी जगह होती है, तो सबसे पहले व्यापार खाते में हम जाते हैं, कहाँ, व्यापार खाते में। और कौन सी साइड में होता है, यहाँ पे व्यापार खाते के जमा पक्ष में। तो देखो ये चीजें याद रखनी है, याद रखना है कि हर क्वेश्चन में, लगभग हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो सभी क्वेश्चन में हमारा जो पहला समायोजन होगा लगभग वो अंतिम स्टॉक का ही होगा। तो इसका याद रखना है कि अगर समायोजन में अंतिम स्टॉक का दिया हो तो अगर कोई गणना करनी है, कोई सॉल्यूशन करना है तो वो आपको करना है। अदरवाइज आपको सिर्फ एंट्री करनी है। तो एंट्री कहाँ करनी है, व्यापार खाते के जमा में। ये हो जाएगा पहला एंट्री। और बात करते हैं दूसरा एंट्री का। तो दूसरा एंट्री जो है वो हमारा हमेशा कहाँ होता है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ संपत्ति खाते, ठीक है, या संपत्ति पक्ष में लिखता हूँ, खाते नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, संपत्ति पक्ष में, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। ये हो गया हमारा पहला समायोजन और रकम कितनी होगी, रकम होगी 80,000 रुपीज। ओके, अब चलते हैं दूसरे समायोजन पे और दूसरा समायोजन पढ़ते हैं। तो दूसरा समायोजन लिखा हुआ है, यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई निकालना है। क्या लिखा है, यंत्र और मकान पर 10% की दर से घिसाई गिनी है। तो अब देखो यहाँ पे यंत्र और मकान, तो चलते हैं सबसे पहले सवाल में देखते हैं यंत्र और मकान कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यंत्र, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिस, और यहाँ पे रकम दिया हुआ है 1,50,000 रुपए। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है ऑफिस यंत्रों की खरीद और तारीख दिया है 1/4/16 और रकम यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो यंत्र है, यंत्र हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसके नीचे लिखा हुआ है मकान। तो अब एक एक करके हम सॉल्यूशन करते हैं, समझते हैं इसकी एंट्री हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यंत्र का। तो यहाँ पे मैं समायोजन नंबर 2 और सॉल्व करते हैं यंत्र, ठीक है। तो यंत्र की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यंत्र दिया हुआ था वो यंत्र कितने का है, हमारे पास शुरू में पहला जो दिया वो है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, इतना 1,50,000 रुपए का। तो अब 1,50,000 रुपए का अगर तुम 10% निकालते हो तो कितना हो जाएगा, 1,50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे इस यंत्र का अगर
मैं 10% सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। और उसी के बाद दूसरा यंत्र हमने खरीदा था, ठीक है, हमने दूसरा यंत्र क्या किया था, खरीदा था, और वो हमने खरीदा कब था, 1/4/16 को। अगर 1/4/16 की मैं बात कर रहा हूँ तो अगर हम तारीख हमारा देखते हैं तो हमारा जो तारीख है वो है 31/3/17, ठीक है। हमारा जो तारीख है वो कौन सा, 31/3/17। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शुरुआत की तारीख होगी वो कितनी होगी, 1/4/16 ही होगी। हमारी शुरू की तारीख कितनी होगी, 1/4/16। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ष के एकदम शुरू में हमने ये खरीदा था, ठीक है। हमने कब खरीदा था, वर्ष के एकदम शुरू में। अगर हमने वर्ष के एकदम शुरू में खरीदा था तो जब हम इस पे घिसाई निकालेंगे तो हम घिसाई कितने का निकालेंगे, हम पूरे के पूरे 10% के हिसाब से और पूरे वर्ष का निकालेंगे। याद रखना, अगर तारीख में यहाँ पे कोई चेंजेस होता तो हम क्या करते, हम अपनी नेक्स्ट तारीख लिखते, यानी जो हमारा वार्षिक हिसाब का अंत होता है यानी 31/3/17, और हम ये चेक करते कि कितने महीने कंप्लीट हुए। लेकिन अगर अभी हम ऐसे चेक करते हैं 1/4/16 से 31/3/17 तक, ये पूरे के पूरे 12 महीने होते हैं, यानी पूरे के पूरे 1 साल। तो 40,000 का 10% डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। और इस तरह से दोनों का जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19,000 रुपए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका घिसाई। क्लियर है। तो ये तो हो गया आपका गणना का पार्ट। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है, आई मीन लिखना कैसे होता है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। अब इसको लिखना कैसे होता है तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे लिखने वाला जो पार्ट है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम चलेंगे संपत्ति पक्ष में। कहाँ चलेंगे, संपत्ति पक्ष में। और वहां पे लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में जाने के बाद हम वहां लिखेंगे यंत्र, ठीक है। यंत्र कितने का लिखेंगे, 1,50,000 का। कितने का लिखेंगे, 1,50,000 का। उसमें लिखेंगे प्लस, प्लस हमने अतिरिक्त यंत्र खरीदा, ठीक है, अतिरिक्त यंत्र, या सिर्फ यंत्र खरीदा भी लिख सकते हो। ओके, कितने का खरीदा है हमने, 40,000 रुपए का। तो इस तरह से टोटल कितने का हो गया, 1,90,000 रुपए का। कितने का हो गया, 1,90,000 रुपए का। और हमने यहाँ पे 19,000 रुपए हमने घिसाई पहले ही निकाल लिया है। देखो, हमने घिसाई जो है वो हमने पहले ही निकाल लिया है। कितना निकाला है, वो हमने निकाला है 19,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस और यहाँ पे लिखूंगा घिसाई। क्या, माइनस और घिसाई। 1,90,000 में से 19,000 रुपए में घिसाई माइनस करूंगा तो यहाँ पे संपत्ति पक्ष में ये कितना बचेगा, 1,71,000 रुपए बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संपत्ति पक्ष का एंट्री। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। देखो, समायोजन की हमेशा 2 एंट्री करनी होती है। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। अब सवाल है कि दूसरी एंट्री कहाँ होगी। तो देखो, दूसरी एंट्री कहाँ होगी, ये जो हमने घिसाई निकाला है 19,000 रुपए, इसकी हमें दूसरी एंट्री भी करनी है। तो इसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो कहाँ होगी, वो होगी लाभ हानि खाते के, ठीक है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। याद रखना, कहां लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। और क्या लिखेंगे हम वहां पे, घिसाई। किस पर, घिसाई यंत्र पे। क्लियर है। ये हमारा पहला पॉइंट है। अब इसी के अंदर जो है वो दूसरा पॉइंट है मकान का, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, मकान का। तो मकान का मैं यहाँ पे साइड में ही सॉल्व करके बताता हूँ। और मकान भी हम कहाँ लिखेंगे, संपत्ति पक्ष में ही लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। मकान हमारे पास कितने का है, तो सवाल में हम चलते हैं और ढूंढते हैं हमारे पास मकान कितने का दिया हुआ है। तो उसी के नीचे देखो यहाँ पे मकान दिया हुआ है, ठीक है। और मकान की कीमत कितनी दी है, मकान की कीमत दी है 2.5 लाख रुपए। ओके, मकान की कीमत कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। तो हम इसको चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो संपत्ति पक्ष में चलेंगे और लिखेंगे मकान 2.5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद इसी के नीचे हम क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस घिसाई। क्या करेंगे, माइनस घिसाई। कितने परसेंट घिसाई निकालनी है, तो हमें कहा गया है 10% घिसाई निकालने के लिए। तो 2,50,000 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। अब 2,50,000 में से 25,000 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, 2,25,000 रुपए। ये हो गया आपका संपत्ति पक्ष का एंट्री। ये कहाँ हो गया है, संपत्ति पक्ष का एंट्री हो गया। अब बात करते हैं इसकी दूसरी एंट्री। तो ये जो 25,000 है, इसकी जो दूसरी एंट्री होगी वो कहाँ होगी, वो होगी लाभ हानि के उधार पक्ष में। सेम उसी तरह से करना है। हमें क्या लिखना है, घिसाई, ब्रैकेट में लिख दोगे मकान, और रकम कितना है, 25,000 रुपए। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा दूसरा समायोजन और हमने इसका पूरा हमने पॉइंट देख लिया। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं इसमें देखो कोई डाउट नहीं होगा, ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट समायोजन पे। तो नेक्स्ट समायोजन हमें लिखा है 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, 10,000 का एक देनदार। ध्यान से देखना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही पॉइंट इस सवाल में हमें सबसे अच्छे से समझना है। ओके, तो पढ़ते हैं सवाल में क्या लिखा है। लिखा है 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया। क्या लिखा है, 10,000 का एक देनदार दिवालिया हो गया। उसके रिसीवर के पास से, ध्यान से समझना, उसके रिसीवर के पास से सूचना मिली कि, क्या सूचना मिली है, उसके पास से अंतिम डिविडेंड के रूप में
50% रकम मिलेगी। देखो सवाल में क्या बोला है कि 10,000 रुपए हमारे डूब गए हैं, लेकिन रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन ये मिली है कि वो 50% हमको दे देगा। ठीक है, अभी दिया नहीं है, उसने बोला है कि भाई 50% मैं आपको दे दूंगा। ओके, फिर आगे लिखा है डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। क्या बोला है? डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। तो ये है हमारा देनदार का पॉइंट। देखो इस पॉइंट को मैं सॉल्व करूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं सॉल्व करूं उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं इससे जुड़ा हुआ एक और समायोजन है, और वो है समायोजन नंबर 5। देखो यहाँ पे लिखा है 2000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। तो ये दोनों पॉइंट हमें साथ में ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि पहले हम ये वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम ये वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? तो इसीलिए इन दोनों को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को अभी हम तो कुछ सेकंड के लिए ब्रेक पे रखते हैं और हम सॉल्व करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4। ओके ठीक है, हम कौन सा सॉल्व करते हैं? पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर देखो 4 में क्या लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10%, क्या लिखा है? बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। सवाल में क्या लिखा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट पर 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। तो चलते हैं सवाल में और ढूंढते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ दिया है। तो देखो सवाल में हमें कहीं भी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर देखोगे तो कहीं तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे शुरू से देखो, पूंजी आहरण, खरीदी, विज्ञापन, जावक माल, ऑफिस यंत्र, मकान, ऑफिस यंत्र, ग्राहक, तौलाई, मन की लोन, आवक माल, माल स्टॉक, व्यापार खर्च, ठीक है, कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे लिखा है बैंक खाता और रोकड़ खाता। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बैंक खाता और रोकड़ खाता। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में समझाया था कि जब भी हमें सवाल में, ठीक है, जब भी हमें सवाल में बैंक खाता और रोकड़ खाता साथ में लिखा हो तो हमारा ध्यान ये होगा कि क्या रकम भी दो दी गई है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास रकम भी दो दी गई है, एक उधार में दिया है और एक जमा में दिया है। अब बात को ध्यान से समझो, नाम भी दो रकम भी दो, इसका मतलब एक नाम इसका है और एक नाम इसका है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा 20,700 और कौन सा 3,000 है? देखो दो नाम दिया गया है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोकड़ की। ठीक है, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? रोकड़ की। तो जब मैं बात करता हूँ रोकड़ की तो याद रखना कि रोकड़ का शेष हमेशा क्या होता है? उधार होता है। ठीक है, रोकड़ का शेष हमेशा क्या होता है? उधार होता है। तो ये जो 20,700 है उधार वाला रकम है, ये हमारा क्या है? रोकड़ है। ठीक है, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ये जो बैंक खाता लिखा है, ये हमारा एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बीओडी। और बीओडी का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। यानी ये जो 3,000 रुपए है ये है हमारा बीओडी। ये क्या है हमारा? बीओडी। क्लियर है इतना? अब याद रखो, अब अगर हमने ये पॉइंट पढ़ा है तो हम इसको पूरा ही सॉल्व करते हैं। रोकड़ खाता कहाँ चला जाएगा? तो रोकड़ खाता हमारा चला जाएगा संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रोकड़ खाता हमारा चला जाएगा संपत्ति पक्ष में, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारा चला जाएगा दायित्व पक्ष में। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दिया इनका। लेकिन हमें समायोजन भी सॉल्व करना है, और समायोजन में लिखा है कि 10% की दर से ब्याज चुकाना बाकी है। तो समायोजन चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको समायोजन नंबर 4 मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम समायोजन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमें कितना दिया हुआ है? 3,000 रुपए दिया हुआ है। और अगर सवाल में देखते हो तो सवाल में कोई तारीख नहीं लिखा है, देख रहे हो यहाँ पे कोई भी तारीख मेंशन नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो कोई भी तारीख मेंशन नहीं है। तो जब कोई भी तारीख मेंशन नहीं, इसका मतलब ये है कि ये जो ओवरड्राफ्ट है वो हमारे पास शुरू से है। तो मैंने कहा था जब हमारे पास शुरू से है तो हम क्या करेंगे? पूरे साल भर का ब्याज निकालेंगे। तो क्या करेंगे? 3,000 का 10% करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 रुपए। कितना आ जाएगा? ये 300 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज है वो कितना है? 300 रुपए। अब इसकी दो एंट्री होगी। पहली एंट्री कहाँ होगी? तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी लाभ हानि के उधार में। कहाँ होगी? लाभ हानि के उधार में। ठीक है, दूसरा चीज, ये ब्याज अभी तक हमने चुकाया नहीं है। ये ब्याज क्या है? ये ब्याज है चुकाना बाकी, क्योंकि सवाल में क्लियरली बोला है कि चुकाना बाकी है। तो अगर चुकाना बाकी है तो जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ जाएगा? दायित्व में जाएगा। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस हमने यूज किया है, और हमने क्या देखा कि ये ब्याज कहाँ जाएगा? हमारा दायित्व में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ब्याज अभी चुकाना बाकी है। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा समायोजन नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं समायोजन नंबर 3 और 5 को। देखो जो समायोजन नंबर 3 और 5 है इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, फिर एक मैं बताऊंगा कि हमें इसका एंट्री कैसे करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको हमें ध्यान से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पूरे पॉइंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 10,000 का देनदार दिवालिया हो गया है। ठीक है, देखिए रिसीवर के पास से सूचना मिली है कि 50% रकम मिलेगी। देखो क्या सूचना मिली है कि 50% रकम मिलेगी, और साथ ही साथ बोला है भाई 5% तुम्हें डूबत ऋण अनामत रखना है, और 2,000 का माल बिक्री वापसी बही में लिखना रह गया है। तो देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यानी कि
एक मिनट, ये स्क्रीन पे, हाँ ये जगह काफी है, ठीक है। ये है हमारा समायोजन नंबर 3 और 5। ओके, 3 और 5। देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे। सबसे पहले याद रखना कि जो देनदार है वो हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं देनदार, संपत्ति पक्ष में लिखते हैं। ओके, क्लियर है इतना। अब देखो जब हम देनदार की एंट्री करने जाएंगे तो हमें पता है कि सबसे पहले हम बिक्री वापसी लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, बिक्री वापसी। और अगर ध्यान दोगे तो क्लियरली बोला है कि 2000 का बिक्री वापसी है, तो 2000 का बिक्री वापसी। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं नंबर 5 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समायोजन नंबर 5, और समायोजन नंबर 5 कौन सा है, समायोजन नंबर 5 है बिक्री वापसी। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं लिखा बिक्री वापसी, कितना रुपए दिया हुआ है, 2000 रुपए दिया हुआ है। तो इसकी दो एंट्री होगी, कहाँ कहाँ होगी, एक एक तो होगा बिक्री में से हमें माइनस करना है। क्या करना है, बिक्री में से माइनस करना है। तो चलो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बिक्री, और बिक्री हमें जो भी रकम दिया होगा वो रकम लिखना है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखोगे लिखना बाकी वापसी। क्या लिखोगे, लिखना बाकी वापसी। अगर सवाल में कोई और वापसी दिया होगा तो उसको भी हम लिखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी बात करते हैं। तो लिखना बाकी वापसी कितना है, 2000 रुपए। क्लियर इतना। अब बात करते हैं देनदार वाला। तो देनदार वाला कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो लिखोगे देनदार, देनदार का रकम कितना दिया है। तो चलते हैं सवाल में, देखते हैं कि देनदार का रकम कितना दिया है। तो देनदार यानी हमारा क्या होता है, एक्चुअली में ग्राहक ही होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ग्राहक और व्यापारी लिखा है, और ग्राहक और व्यापारी में दो रकम है, एक उधार में है और एक जमा में है। तो अभी तक हमने जितने सवाल किए ऐसे पॉइंट कई बार आए, और मैंने हर बार बताया कि जो उधार होता है वो हमारा क्या होता है, देनदार होता है, और जो जमा होता है वो हमारा क्या होता है, लेनदार। यानी उधार वाला ग्राहक होता है और जमा वाला क्या होता है, व्यापारी होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देनदार हमारे पास कितने का है, 25,000 रुपए का है। ठीक है, देनदार हमारे पास कितने का है, 25,000 रुपए का। उसमें से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिक्री वापसी। क्या लिखेंगे, बिक्री वापसी। कितना, 2000 रुपए। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 23,000 रुपए। कितना बचेगा, ये 23,000 रुपए। और ये वाली एंट्री हमें कहाँ करनी है, तो ये वाली एंट्री हमें करनी है संपत्ति पक्ष में। क्लियर है। वैसे मैंने ये ऊपर क्लियरली लिख दिया है कि देनदार की एंट्री कहाँ होती है, संपत्ति पक्ष में होती है। ओके, तो ये था हमारा बिक्री वापसी का। अब हम बात करते हैं समायोजन नंबर 3 को। ठीक है, तो समायोजन नंबर 3 में क्या बोला था कि भाई 10,000 रुपए डूब गए हैं, तो अब उसको ही मेन सॉल्व करना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में पहले मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि उसका सॉल्यूशन कैसे करना होगा। ओके, तो ये मैं इसको कवर अप कर देता हूं ताकि हमें पता चले कि भाई ये हमारा इसी सवाल का है। ओके, देखो सवाल में बोला है कि 10,000 रुपए जो है वो डूब गए हैं। सवाल में क्या बोला है, 10,000 रुपए का, नहीं डूबा नहीं एक्चुअली, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट। सवाल में बोला है कि 10,000 रुपए के जो देनदार है वो क्या हो गया, दिवालिया घोषित हो गया है। दिवालिया, तो दिवालिया का मतलब ये हुआ कि पैसे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, कोई चांस नहीं है, यही हम मानते हैं। लेकिन तभी इंफॉर्मेशन मिली, कहां से इंफॉर्मेशन मिली, रिसीवर के पास से। उसने ये बोला कि भाई हम 50 रुपए दे देंगे, दिया नहीं है, बात को ध्यान से समझना। उसने बोला 50 रुपए वो दे देगा, तो रिसीवर ने क्या बोला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीवर। ठीक है, रिसीवर ने क्या बोला कि भाई 50% रकम, यानी कि हम 5,000 रुपए कोशिश करेंगे कि आपको मिल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी के जो 50% थे, बाकी के 50% का मतलब ये हुआ कि जो 5,000 रुपए थे ये तो सच में ही डूब गए। क्या हुआ, ये तो सच में ही डूब गए, कोई चांस नहीं है पैसे मिलने का। क्लियर है। लेकिन इस वाले 50% में, यानी इस वाले 5,000 में अभी भी चांसेस हैं। ध्यान से समझना, अभी भी चांसेस हैं। क्लियर है इतना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने आएंगे, ओके, तो ये कौन से पक्ष में, संपत्ति पक्ष में। जब हम संपत्ति पक्ष में लिखने आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बिक्री वापसी 2000, फिर 23,000 बचेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डूबत ऋण। याद रखना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डूबत ऋण। जब हम डूबत ऋण लिखेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास से पैसे कितने गए हैं, डूबत ऋण कितना हुआ है, 10,000। लेकिन हम 10,000 रुपए माइनस नहीं करेंगे। याद रखना कि हम 10,000 रुपए माइनस नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि 10,000 रुपए का जो देनदार थे दिवालिया भले हुए हैं, लेकिन पूरे पैसे अभी भी डूबे नहीं है, 50% के अभी भी चांसेस हैं। और डूबत ऋण का मतलब ये है कि पैसे सच में डूब ही गए हों। याद रखना, डूबत ऋण का मतलब है कि पैसे सच में डूब ही गए हों, लेकिन अभी भी 50% के चांसेस हैं, यानी डूबा सिर्फ यही है। तो हमें सिर्फ यही वाला पॉइंट हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 रुपए। तो 23,000 में से 5,000 गया तो बचेंगे कितने, 18,000 रुपए।
उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस 18,000 रुपए में से हमें निकालना है डूबत ऋण अनामत। लेकिन अभी इसमें ट्विस्ट है, ध्यान से समझना, यही तो पॉइंट मुझे समझाना था। अब उसको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, जब हम डूबत ऋण अनामत निकालने जाते हैं तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं डूबत ऋण अनामत क्या होता है। तो डूबत ऋण अनामत का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास देनदार है, जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, ध्यान से समझना, जिनसे हमें पैसे मिलने वाले हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है 5% 10% लोग पैसे ना दें। ठीक है, कितने 5% 10% लोग पैसे ना दे। तो अभी ध्यान से समझो, अभी भी हमारे पास कितने लोग हैं, 18,000 ऐसे लोग हैं या 18,000 रुपए हैं जो हमें मिलने की उम्मीद है, ऐसा मैंने वहां पे दिखाया है। ठीक है, संपत्ति पक्ष में। लेकिन तभी मेरे दिमाग में याद आया कि जो दिवालिया है, ठीक है, जो दिवालिया है वो तो भाई पैसे गए ना, ठीक है, वो तो हमारा देनदार है ही नहीं। बात को ध्यान से समझना, वो हमारा देनदार है ही नहीं, क्योंकि उसके रिसीवर ने पैसे देने के लिए बोला है, और रिसीवर हमारे लिए देनदार नहीं है। उसने हमें प्रॉमिस किया है वो दे देगा, पर अगर वो हमें नहीं देता तो हम जाके उसका गला नहीं दबा सकते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है? तो हम क्या मानते हैं कि ये जो रिसीवर है ये हमारा सही देनदार नहीं है, और इससे पैसे अगर हमें मिलने की पूरे चांसेस भी नहीं है, क्योंकि चांसेस का मतलब क्या, पूरी उम्मीद नहीं है। इसने सिर्फ ऐसा बोला है कि भाई हम दे देंगे, मिलेगा। बात समझ में आया, क्लियर है इतना? तो मिलेगा बोला है, तो मिलेगा पे हम इसको सही नहीं मान लेंगे। लेकिन ये जो हमारे देनदार है, ये देनदार ऐसे हैं जो हमारे हैं, ठीक है, ये जो देनदार अभी मैं दिखाया था वो हमारे हैं। तो याद रखना, डूबत ऋण अनामत हम उसी देनदार पर निकालते हैं जिनसे हमें उम्मीद हो 100% के पैसे मिलेंगे, तभी हम मान रहे हैं ना। जैसे कि मेरे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब 5 में से एक छोड़ के चला गया है, याद रखना, 5 में से एक स्टूडेंट छोड़कर चला गया है, लेकिन उसके पापा का फोन आया कि मैं गांव से जब आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। अब 5 एक तो छोड़ के चला ही गया ना, तो जब छोड़ के चला गया तो जब मैं अपनी डायरी बनाऊंगा तो डायरी में उसका नाम में नहीं लिखूंगा, हाँ बस एक जहन में रखूंगा कि उसके पापा हैं जो पैसे देंगे, उनसे मैं बात करता रहूंगा। बात समझ में आया? लेकिन मैं डायरी में सिर्फ 4 ही स्टूडेंट्स को मान के चलूंगा कि 4 ही स्टूडेंट से मुझे पैसे मिलने की उम्मीद है। क्लियर है? तो ये याद रखना। तो अब हमें क्या करना होगा, जब हम डूबत ऋण अनामत को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो 18,000 यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे जो 18,000 मैंने देखो इसको, इसलिए उसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके दिखा, ये गणना वाला पार्ट है, याद रखना, ये गणना वाला पार्ट है जो तुम्हें वर्किंग नोट में दिखाना है, और ये तुम्हारा संपत्ति पक्ष में दिखाना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो गणना वाले पार्ट में क्या करोगे, 18,000 में से भी फिर से 5,000 रुपए घटा दोगे, तो एक्चुअली में जो तुम्हारे पास देनदार बचेंगे वो कितने बचेंगे, 13,000 के बचेंगे। ठीक है, ये गणना वाले पार्ट में समझना है। फिर इस पे हमें 5% निकालना है, 13,000 का 5% निकालोगे तो ये आएगा 650 रुपए। कितना आएगा, 650 रुपए। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा के वापस लिखता हूँ। ठीक है, कितने होंगे, 650 रुपए। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 650 रुपए हो जाएगा। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे, यानी संपत्ति पक्ष में एंट्री करने जाएंगे, तो यहाँ पे तो 18,000 ही दिखाएंगे, और यहाँ पे डूबत ऋण अनामत भी हम माइनस करेंगे 650 रुपए, और माइनस करने के बाद जो हमारी रकम बचेगी वो आएगी 17,350 रुपए। यानी देनदार जो हमारा आर्थिक चिट्ठी में दिखेगा वो दिखेगा 17,350 रुपए। देखो, ये जो डूबत ऋण अनामत हमने माइनस किया है 650 रुपए, वो हमने उसी देनदार पर माइनस किया है जो हमारे हैं। ठीक है, ये जो 10,000 वाला था अब ये हमारा नहीं रहा है। ठीक है, अब ये चला गया है। ओके, लेकिन इसका जो रिसीवर है उससे उम्मीद है, लेकिन ये रिसीवर हमारा देनदार नहीं है, इसीलिए हमने इस पे डूबत ऋण अनामत नहीं निकाला। बात समझ में आया, क्लियर है? तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, रीजन इसका याद रखना, ताकि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा पॉइंट आता है तो वहां पे सॉल्व कर सको। ये था पूरा तुम्हारा तीसरा और पांचवे का सॉल्यूशन। इसको अच्छे से देख लो कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ये देखो, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि व्हाइट कलर कहीं यूज नहीं किया है। देखो, ये है बिक्री वापसी की एंट्री, तो बिक्री वापसी की एंट्री हमें ऐसे करना है, और ये है हमारा देनदार संपत्ति पक्ष में, ये एंट्री पूरा आर्थिक चिट्ठे का है। ठीक है, याद रखना, ये पूरा एंट्री आर्थिक चिट्ठे का है, और ये है हमारा गणना वाला पार्ट, यानी जो गणना हम दिखाते हैं वहां पे ये चीजें हमें दिखानी है। क्लियर है? तो इसको अच्छे से गणना में दिखा देना, इसको अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर है इतना? अभी आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो, हमारे सारे समायोजन सॉल्व हो गए, यानी जितने भी समायोजन थे सभी समायोजन हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला काम हमारा होगा कि आर्थिक चिट्ठे में, सॉरी, सकल तलपट में जो पॉइंट दिया है उनको सॉल्व करना। तो सकल तलपट में देखो क्या दिया है, तो सबसे पहले सकल तलपट में देखोगे तो यहाँ पे लिया हुआ है पूंजी और आहरण। क्या दिया है, पूंजी और आहरण। पूंजी कितना दिया, मन और मोहन का 3,000, सॉरी
रकम जो दिया है उनका दिया 3,000 और 4,500 और 2,80,000 और 2,20,000। अब हमें समझना है कि पूंजी कौन सा है और आहरण कौन सा है। तो हमें पता है जो जमा पक्ष होता है वो पूंजी होता है और उधार पक्ष होता है वो आहरण होता है। तो हमें क्या करना है, हमें पूंजी खाता बनाना है और पूंजी खाता बनाने के बाद ये जो पूंजी है ये जमा पक्ष में दिखाना है, ठीक है, पूंजी खाता के जमा पक्ष में। और ये जो आहरण है, आहरण हमें कहाँ दिखाना है, आहरण हमें दिखाना है पूंजी खाता के उधार पक्ष में। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के लिए मैंने क्यों बोला कि उसका रीजन है, इसको मैं अभी पहले मिटा देता हूं। देखो ये रीजन मैंने क्यों बोला, उसका रीजन है, देखो पॉइंट तो हमें पता है कि कैसे इसकी एंट्री करनी है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज दिया है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, चालू खाता, ठीक है, क्या दिया है, चालू खाता दिया है। याद होगा जब मैंने पूंजी और चालू खाता का फॉर्मेट बनाया था तब मैंने कहा था कि जब भी हमें पूंजी और चालू खाता दोनों आ जाए तो याद रखना है सिर्फ पूंजी का ही शेष हमें पूंजी खाते में लिखना है, ठीक है, सिर्फ पूंजी का ही शेष हमें पूंजी खाते में लिखना है और वो भी जमा पक्ष में। बाकी सारी एंट्री हमें चालू खाते में जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आहरण दिया है, ठीक है, कितना आहरण दिया है, 3,000 और 4,500, ये जो आहरण है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा चालू खाते के उधार पक्ष में। तो इसे याद रखना, कहाँ चला जाएगा, चालू खाते के उधार पक्ष में। जैसे हम पहले पूंजी खाते के उधार पक्ष में लिखते थे वैसे ही अब इसको चालू खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे और ये हमारा जाएगा पूंजी खाते के जमा पक्ष में। क्लियर है, छोटा सा 2-4 लाइन का खाता बनाओ क्योंकि इसमें और कोई एंट्री नहीं है पूंजी खाते में, लेकिन चालू खाते का 5 से 6 लाइन का बनाना क्योंकि इसमें चालू खाते का शेष लिखना होगा, साथ ही साथ हम लाभ का बंटवारा करके शेष आगे ले गए निकालते हैं तो एंट्री थोड़ी 2-3 ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये याद रखना है। उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खरीद और बिक्री। अगला पॉइंट क्या हमारा, खरीद और बिक्री। तो खरीद हमें कहाँ लिखना है, ये हमें व्यापार खाते के उधार में लिखना है और बिक्री हमें व्यापार खाते के जमा में लिखना है। तो देखो यहाँ पे बिक्री का मैंने एंट्री दिखाया तो मैं तुम्हें पूरा इसका एंट्री करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो बिक्री मैंने लिखा था तो बिक्री का रकम हम सीधा लिखते हैं। तो बिक्री का रकम कितना दिया हुआ है, 1,20,000 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो 1,20,000 में से 2,02,000 रुपए का लिखना बाकी, वापसी 2,000 रुपए। ओके, क्लियर इतना, तो ये एंट्री हमारी हो गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है विज्ञापन खर्च। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, विज्ञापन खर्च। तो विज्ञापन खर्च की एंट्री कहाँ जाती है, ये जाती है लाभ हानि के उधार में। याद रखना ये कहाँ जाएगी, लाभ हानि के उधार में। उसके बाद अगला है जावक माल गाड़ी भाड़ा। याद रखना कि जावक माल गाड़ी भाड़ा भी कहाँ जाता है, लाभ हानि के उधार में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार में। रकम कितना है, 850 रुपए। उसके बाद अगला है यंत्र ऑफिस मकान हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑफिस वेतन। तो ऑफिस वेतन भी कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार पक्ष में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार पक्ष में। उसके बाद अगला पॉइंट है ग्राहक और व्यापारी। तो ग्राहक तो हो चुका है हमारा, व्यापारी का बचा है। तो व्यापारी यानी कि लेनदार, और लेनदार हम कहाँ लिखते हैं, लेनदार हम लिखते हैं दायित्व पक्ष में। कहाँ लिखते हैं, लेनदार दायित्व पक्ष में। तो इसको याद रखना है कि लेनदार हमारा कहाँ जाएगा, दायित्व पक्ष में जाएगा। उसके बाद अगला है माल वापसी। अब ध्यान से समझो, फिर से आ गया ये वाला पॉइंट, क्या लिखा है, माल वापसी। और मैंने कहा था कि जब भी सवाल में माल वापसी लिखा हो, ठीक है, और माल वापसी की 2 रकम तुम्हें दी होगी, एक तुम्हें दिया होगा उधार में और एक तुम्हें दिया होगा जमा में। तो जो उधार वाला होगा वो होगा बिक्री वापसी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिक्री वापसी लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बिक्री वापसी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, खरीद वापसी, ताकि तुम्हें क्लियर रहे। अब देखो ये 16,000 रुपए जो है वो है हमारा बिक्री वापसी। तो बिक्री वापसी का मैं यहाँ पे तुम्हें एंट्री करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने बिक्री का बनाया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से हम लिखेंगे माल वापसी भी माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माल वापसी भी माइनस करेंगे। और रकम कितना दिया है माल वापसी का, 16,000 रुपए। तो 1,20,000 में से 2,000, उसके बाद हम माइनस करेंगे 16,000। ये पूरा जब हम माइनस करेंगे यानी 1,20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1,02,000 रुपए। यानी कि जब हम अपना व्यापार खाता बनाएंगे तो व्यापार खाता में जो रकम दिखेगी बिक्री की वो दिखेगी 1,02,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, अगला पॉइंट दिया हुआ है तौलाई। ध्यान से देखो अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तौलाई। ये नया पॉइंट है, अभी तक तौलाई आया नहीं था। अब सवाल है कि तौलाई कहाँ लिखते हैं। तो याद रखना कि जो तौलाई होता है, ठीक है, ये जो तौलाई होता है ये हम कहाँ लिखते हैं, ये लिखते हैं व्यापार खाते में, ठीक है। तो याद रखना कहाँ लिखते हैं, व्यापार खाते में,
अब व्यापार खाते में कहाँ लिखोगे, तो व्यापार खाते में उधार पक्ष में, क्योंकि ये क्या है, खर्च है। अब देखो ये व्यापार खाते में क्यों गया, तौलाई का मतलब क्या होता है, माल को वजन करना, ठीक है, तौलाई तौलना वो बोलते हैं ना कि माल को तौल दो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमने बहुत ज्यादा माल मंगवाया हो तो कभी कभार हम कंफर्म करने के लिए उसको तौलवाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, कई लोग इन सब का बिजनेस भी करते हैं, तो जब हम वहां पे ये सारी काम करवाते हैं तो उसका खर्च देना पड़ता है, तो वो होता है तौलाई। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, माल से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ये व्यापार में चला जाता है। ओके, क्लियर है। उसके बाद अगला है मन की लोन। अगला क्या है, मन की लोन। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये कौन है, मन कौन है, साझेदार है। मन की लोन कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करके तुम्हें दिखाता हूँ। चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। मन की लोन, देखो रकम कितना दिया हुआ है, 10,000, और ये मन कौन है, मन साझेदार है। मन साझेदार है, इसी वजह से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो कोई तारीख नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, फिर भी सॉल्यूशन बताने का रीजन यही है कि जो मन है वो कौन है, वो साझेदार है। मन कौन है, वो साझेदार है। तो जब साझेदार है तो हमें उसका गणना करना पड़ेगा, लोन का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो जो नियम के अनुसार हम लोन का ब्याज निकालते हैं साझेदार की, तो साझेदार के लोन पर हम कितना परसेंट ब्याज चुकाते हैं, याद रखना कि साझेदार की लोन पर हम 6% ब्याज चुकाते हैं। कितना परसेंट, 6%। तो 10,000 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 6%। तो 6% निकालोगे तो ये हो जाएगा 600 रुपए। तो अभी ये मैंने गणना बताया कि लोन का ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वापस इसको लिखता हूँ, ठीक है, हाँ अभी सही है। तो ये लोन का ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपए। ये मैंने अभी गणना बताया कि लोन का ब्याज हो जाएगा 600 रुपए। अब इसको लिखना कैसे वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ, क्लियर है। और लोन कहाँ जाएगा, तो लोन तो जाता है दायित्व में, तो ये तो सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, लोन कहाँ जाएगा, दायित्व में। गणना मैंने कर दिया 600 रुपए। ओके, अब आगे है, अगला है आवक माल गाड़ी भाड़ा। तो आवक माल गाड़ी भाड़ा कहाँ जाता है, तो आवक माल गाड़ी भाड़ा जाता है व्यापार में। कहाँ जाएगा, व्यापार खाते के उधार में। तो व्यापार, उसके सामने मैंने लिख दिया उधार। उसके बाद अगला माल स्टॉक है, तो माल स्टॉक भी सेम है, व्यापार के उधार में। उसके बाद अगला है व्यापार खर्च। व्यापार खर्च हमारा जाता है लाभ हानि के उधार में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार में। उसके बाद अगला दिया है अदत्त मजदूरी और मजदूरी। देखो ये पॉइंट भी आया था हमारा इसके पहले भी सवाल में, और मैंने समझाया था जब भी इस तरह के पॉइंट आए तो थोड़ा दिमाग को शांत रखना और ध्यान से देखना। जो मजदूरी है वो तुम्हारा खर्च है, और खर्च हमेशा क्या होता है, उधार होता है। यानी ये जो 750 रुपए है ये तुम्हारा मजदूरी है, और ये जाएगा व्यापार में, ठीक है। कहाँ जाएगा, व्यापार के उधार में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ व्या लिखा है, ओके, तो व्यापार के उधार में। और ये जो जमा वाला है ये है तुम्हारा अदत्त मजदूरी। और अदत्त मजदूरी यानी कि ये क्या है, दायित्व। अदत्त का मतलब होता है चुकाना बाकी, तो ये कहाँ चला जाएगा, दायित्व पक्ष में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है पूर्वदत्त कमीशन। अगला क्या है, पूर्वदत्त कमीशन। ध्यान से देखो अगला क्या दिया हुआ है, पूर्वदत्त कमीशन दिया है, और रकम दिया है 350 रुपए। पूर्वदत्त का मतलब होता है अग्रिम चुकाया। क्या होता है, अग्रिम चुकाया। पूर्व मतलब पहले, दत्त का मतलब देना, ठीक है। तो अग्रिम चुकाया है अगर, तो अग्रिम चुकाया मतलब क्या, ये हमारे लिए संपत्ति बन जाएगा, ठीक है। तो ये चला जाएगा संपत्ति पक्ष में, तो यहाँ पे मैं स लिख देता हूँ। उसका बैंक खाता, रोकड़ खाता तो हो ही चुका है। अब उसके बाद अगला है लोन खाता। लोन खाते में कितना दिया हुआ है, लोन पर ब्याज दिया हुआ है 400 रुपए। देखो आ गया ना लोन पर ब्याज, और हमारा ये मन की लोन था ही, और हमने देखो गणना किया है, तो अच्छी बात है। तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो मन का लोन का जो ब्याज दिया है, ठीक है, लोन का ब्याज, जो लोन का ब्याज दिया है वो दिया हुआ है 400 रुपए। और ये एंट्री कहाँ करते हैं, तो याद रखना इसकी जो एंट्री होती है वो लाभानी के उधार पक्ष में होती है। कहाँ होती है, लाभानी के उधार पक्ष में होती है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लिखेंगे लाभानी के उधार पक्ष में लोन का ब्याज 400 रुपए, फिर लिखेंगे प्लस चुकाना बाकी। क्या लिखेंगे, प्लस चुकाना बाकी, कितना, 200 रुपए। और इस तरह से टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 600 रुपए हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि चुकाना बाकी है उसकी दूसरी एंट्री भी होती है, तो चुकाना बाकी की जो दूसरी एंट्री है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी लाभ हानि के उधार में। कहाँ जाएगी, लाभ हानि के उधार में। सॉरी सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माफ करना, एक मिनट। हाँ, ये जो चुकाना बाकी है ये कहाँ जाएगा, ये हमारा चला जाएगा दायित्व पक्ष में। कहाँ जाएगा, ये दायित्व पक्ष में जाएगा। ओके, लाभानी के उधार में तो हमने ऑलरेडी एंट्री कर लिया है। अब चुकाना बाकी, तो चुकाना बाकी सीधा हमारा चला जाएगा दायित्व में, और लिखेंगे लोन का ब्याज, ब्रैकेट में लिख देना मन। क्लियर है, ताकि पता चले कि ये साझेदार का है और मन का ही है। ओके, तो ये हो गया हमारा जो गुप्त समायोजन था उसका पॉइंट।
उसके बाद आगे चलते हैं, 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग। देखो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, 8% की सरकारी प्रतिभूति में विनियोग, हमने विनियोग किया है, तो अगर हमने विनियोग किया है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा संपत्ति पक्ष में, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगर हमने विनियोग किया है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा संपत्ति पक्ष में। तो ये मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ओके, और मैं वापस लिखता हूँ संपत्ति, ठीक है, कहाँ जाएगा, संपत्ति पक्ष में। लेकिन यहाँ पे 8% दिया है, और जब प्रतिशत दे दिया हो तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम जो छुपा हुआ समायोजन है उसको सॉल्व करें। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ही मैं आपको बता देता हूँ क्या है, विनियोग, ठीक है। और विनियोग कितने का दिया है, तो विनियोग हमें दिया हुआ है 30,000 रुपए का। कितने का विनियोग दिया हुआ है, 30,000 रुपए का। और ब्याज कितना बोला है, 8%, ठीक है। कोई तारीख नहीं दिया, इसलिए हम क्या मानेंगे, पूरे साल का निकालना है। तो 30,000 का 8% करोगे तो ये हो जाएगा 2400 रुपए। कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो जो पहली एंट्री होगी, याद रखना, वो होगी लाभ हानि के जमा पक्ष में। कहाँ होगी, लाभ हानि के जमा पक्ष में। और जो दूसरी एंट्री होगी वो हमारी हो जाएगी संपत्ति पक्ष में, क्योंकि ब्याज हमें अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। कोई मिलने का डेट नहीं दिया है, कोई मिलने की रकम नहीं दी है, इसका मतलब ये हो कि हमको पैसे नहीं मिले, और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो वो कहाँ चला जाएगा, संपत्ति पक्ष में। क्लियर है। तो ये दो समायोजन थे जो गुप्त समायोजन थे। उसके बाद अगला पॉइंट है चालू खाता। तो चालू खाता, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो चालू खाते में दो नाम है, एक मन है और एक मोहन है। मन का रकम जो दिया है वो उधार दिया है, और मोहन का जो रकम दिया है वो जमा दिया है। तो याद रखना, जो मन का रकम है वो उधार की तरफ लिखोगे, शेष आगे लाए, और मोहन का रकम जो है वो जमा तरफ लिखोगे, शेष आगे लाए। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे जब हम ऐसे चालू खाता बनाएंगे, ठीक है। और दो ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे लिखेंगे मन और मोहन, ठीक है। तो जैसे ये चालू खाता है हमारा, और यहाँ पे लिखेंगे मन, और ये लिखेंगे मोहन, ये मन और ये मोहन। तो देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, जो मन का शेष है वो उधार शेष दिया है, क्या, मन का शेष उधार शेष दिया है। तो यहाँ पे उधार में लिखेंगे शेष आगे, शेष आगे लाए, और रकम हमारे कितना दिया है, तो रकम हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपए। तो मन के कॉलम में हम लिख देंगे 8,000 रुपए, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शेष आगे लाए, क्योंकि मोहन का जमा शेष दिया है, तो शेष आगे लाए, और रकम कितना दिया हुआ है 12,000 रुपए, तो मोहन में यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपए। और इस तरह से इन रकम की एंट्री कर देना है। और साथ ही साथ आहरण का भी सुन लो, तो चालू खाता के उधार में हमें क्या करना है, आहरण की एंट्री करनी है, ठीक है। तो चालू खाता के उधार में यहाँ पे लिखना आहरण, और जो भी रकम दिया है मन और मोहन का वो लिख देना है, ओके। उसके बाद और कोई एंट्री तो अभी तक आई नहीं है, तो बस तुम्हें उसके बाद क्या निकालना है कि जो लाभ हानि वितरण का शेष आएगा वो शेष निकाल के लिख देना, और बाद में इनका मतलब कि जो उनका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लिखना, बाद में इनका टोटल करके शेष निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है, इसलिए मैंने बोला था 4 से 5 लाइन का जरूर बनाना। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, मन और मोहन। देखो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा गया और इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं एक बार इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सारी चीजें एक साथ दिख जाएं, ओके। उम्मीद तो की थी मैंने कि ऐसा मैं लिखूं ताकि सब दिखे, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा, और क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और वीडियो को इसी तरह से शेयर करते रहें और सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह से हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहे और पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।